हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर यानी जो आपका पेपर फर्स्ट है बाल विकास, उसके 2019 में जो आपका पेपर हुआ था और 2020 में, यानी 2019 और 2020, आज इन दो पेपर को मैं सॉल्व कराने वाली हूँ। जैसे कि आपको पता है, कल मैंने आपको 16, 17 और 18 का जो पेपर हुआ था उसको सॉल्व कराया। आज मैं 2019 और 2020 के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगी। बाकी अगर बहुविकल्पी प्रश्नों को अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से बहुविकल्पी प्रश्नों को देख लीजिए। कुछ हमारे प्रशिक्षु हैं जो हमारी वीडियोस को ढूंढ नहीं पा रहे हैं, प्लेलिस्ट से वीडियो नहीं निकाल पा रहे हैं, तो उनके लिए मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी कि आपको किस तरीके से वीडियो को देखना है। बाकी प्लेलिस्ट में जाके किस तरीके से आप वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो के साथ बने रहिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए। और अगर चैनल पर आप नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के जितने भी पेपर हुए हैं आपके 2016 से लेकर के अभी तक के, उन सभी पेपर को सॉल्व करा रही हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना, क्योंकि 70% क्वेश्चन जो है ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही आते हैं। ठीक है, तो एंड में मैं बताऊँगी कि कैसे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो को, यानी जो हमारी पुरानी वीडियो हैं उनको देखने के लिए आपको कहाँ और कैसे, कहाँ पर जाना है, कैसे आपको वहाँ पे क्लिक करना है और वीडियो को देख लेना है। ठीक है, तो परेशान मत होइए, ये बातें आपको एंड में करते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं वीडियो को। चलिए 2019 का जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। तो देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि बालक के विकास में जो परिवर्तन होते हैं उनका संबंध शरीर और मन दोनों से होता है, स्पष्ट कीजिए। यानी यहाँ पर जो इन्होंने बात कही है कि जो बालक के विकास में जितने भी परिवर्तन होते हैं, जितने भी बदलाव होते हैं, उनका संबंध, यानी उनका जो संबंध होता है वो शरीर और मन दोनों से होता है। कैसे हम कह सकते हैं कि उनका संबंध शरीर और मन दोनों से होता है, इसको व्याख्या में बताना है। ठीक है, इसी ही बात को थोड़ा सा डिटेल में बताने के लिए यहाँ पर कहा है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर आपका जो 16, यानी कि आपके 2019 पेपर का अति लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न। ठीक है, चलिए, इन्होंने कहा है कि बालक के विकास का प्रभाव न केवल विकास का प्रभाव है, न केवल उसके शरीर में होने वाले परिवर्तन पर पड़ता है, बल्कि उसके हार्मोन्स में भी पड़ता है। शरीर के परिवर्तन का मतलब ये है कि उसके जो हार्मोन्स होते हैं उस पर भी पड़ता है। ठीक है, जिसका प्रभाव उसके मन पर भी पड़ता है। इससे न केवल वह शारीरिक रूप से परिवर्तित तथा विकसित होता है, बल्कि मानसिक रूप से भी विकसित होता है। यानी यहाँ पर कहने का मतलब ये है, मैं आपको अपनी भाषा में समझाती हूँ। अगर आप मान लो आपको फीवर हो जाता है, ठीक है, कल आपका पेपर है और आज आपको फीवर हो गया, क्या होता है? जब भी आपको फीवर होता है आपका पढ़ने का मन नहीं करता है। यानी अगर आपका जो शारीरिक आप शरीर से नहीं ठीक हैं, आपका शारीरिक विकास नहीं सही हो रहा है, तो आपका मानसिक विकास भी नहीं होगा। यानी कि जब भी कोई प्रभाव पड़ता है बालक के विकास पर, तो एक पर अगर प्रभाव पड़ता है वो सभी पे पड़ता है। आपका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, बौद्धिक विकास, सभी पे परिवर्तन, क्योंकि सभी एक दूसरे पे क्या होते हैं? डिपेंड होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा, आपका जैसे आप में जब आपका मन खुश होता है, आप एकदम टेंशन फ्री होते हैं, तो आपको हर काम करने का मन करता है, आपका बौद्धिक स्तर भी बहुत अच्छे से चलता है, आपका मानसिक विकास भी चलने लगता है, आपका शारीरिक विकास भी अच्छे से होता है ना। तो यही बात कही गई है, अगर आपका मन नहीं अच्छा है तो आप किसी काम को करने के लिए रेडी नहीं होंगे। ठीक है, अगर आपको फीवर आ जाता है तो आपका पढ़ने में मन नहीं लगता है। क्यों? फीवर तो आपका शारीरिक विकास को कम कर रहा है, शारीरिक विकास को घटा रहा है। ठीक है, लेकिन आपका मानसिक विकास क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि दोनों एक दूसरे पर क्या होते हैं? डिपेंड होते हैं। आई होप आप चीज़ों को अच्छे से समझ गए होंगे। यानी अगर बालक का शारीरिक विकास नहीं सही है तो उसका मानसिक विकास, उसका संवेगात्मक विकास, उसका संज्ञानात्मक विकास, उसका बौद्धिक विकास, सभी क्या होंगे? सभी कमजोर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि बाल विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व क्या है। यानी हम जो बालक का जो विकास होता है उसका शिक्षा पर क्या महत्व होता है। ठीक है, उसका शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है, चलिए देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 जो आपका है, कहा गया है कि बाल विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व, यानी उसके शिक्षा पर क्या महत्व पड़ता है। तो बाल विकास के सिद्धांत का ज्ञान शिक्षक के लिए विशेष रूप से आवश्यक माना जाता है। ठीक है, एक शिक्षक का बाल विकास
उसके ज्ञान का, बच्चों के ज्ञान का होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। यानी एक ऐसा शिक्षक होना चाहिए जिसे उसके क्लास में बैठे हर बच्चे के बारे में पता होना चाहिए, चाहे उसका मानसिक स्तर हो, चाहे उसका शारीरिक स्तर हो, चाहे उसका बौद्धिक स्तर हो, हर स्तर के बारे में उसे पता होना चाहिए। शारीरिक स्तर कैसे, आपको ये पता होना चाहिए कुछ बच्चे होते हैं जिनको कम सुनाई देता है, ठीक है, कुछ को कम दिखाई देता है ना, कुछ की आईक्यू कम होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हर एक बच्चे के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यही इसमें कहा है कि बाल विकास के सिद्धांत का ज्ञान शिक्षक के लिए बहुत जरूरी होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपको ही बच्चे की नींव को मजबूत बनाना है ना, आपके बच्चे की नींव को मजबूत बनाना है, उसको अच्छे से पढ़ाना है, यानी क्लास में आपके हर बच्चे पर नज़र रखनी है। क्लास में बैठा हर एक बच्चा आपके लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो बाल विकास के सिद्धांत का ज्ञान शिक्षक के लिए विशेष रूप से आवश्यक माना जाता है, क्योंकि बालक की शिक्षा की व्यवस्था शिक्षक द्वारा की जाती है, ठीक है। पेरेंट्स क्या करते हैं, अभिभावक क्या करते हैं, वो तो बच्चे का पैसा भर देंगे, उनको ड्रेस ला देंगे, उनको कोर्स दिला देंगे, लेकिन उनको शिक्षा उनको शिक्षा कौन देगा? शिक्षक देगा। शिक्षक के लिए इन सिद्धांतों का जानना आवश्यक है, क्योंकि विकास के सिद्धांतों से परिचित होने पर शिक्षक यह बात जानता है कि वह छात्रों को विकास के लिए प्रेरणा कब प्रदान की जाए, अतः इसके लिए वातावरण तैयार किया जाना चाहिए। यानी हर एक शिक्षक जानता है कि बच्चे को हम कैसे पढ़ाएं, किस तरीके से पढ़ाएं कि उनको समझ में आए और वो उस विषय में रुचि लें, ठीक है। तो चलिए बाल विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व कौन कौन किस तरीके से पढ़ाएं इसके बारे में बताते हैं। तो इसके शैक्षिक जो महत्व है, मेन इंपॉर्टेंट यहीं से पॉइंट है, यहीं से आपको लिखना है। अभी जो मैंने ऊपर बातें की, आपका मन हो तो आप लिख सकते हो और नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि 1 नंबर में क्वेश्चन आता है, ये पॉइंट्स आप लिखोगे तो भी ठीक है, और उसके साथ वो भी लिख लोगे तो बेटर है, आपका कॉपी का आपका पेज भी भरेगा और आपके पॉइंट्स भी अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है। तो बाल विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व ये है कि शिक्षक बालक की योग्यता, उसकी क्षमता, वृत्ति ज्ञान आदि को जान पाता है। यानी कि उसके क्लास में बैठा हुआ जो बच्चा है, उसकी योग्यता यानी वो कितना सीख सकता है, क्या क्या चीज़ें उसको पता है, क्या क्या चीज़ें उसको बतानी है, उसकी क्षमता। मान लो कक्षा 3 का बच्चा है, आप आ गए हाई स्कूल की किताब को लेकर आ गए, कक्षा 3 के बच्चों को रटाने लगे, ऐसा नहीं। उसकी योग्यता के अनुसार, कक्षा 3 का बच्चा है तो उसकी ही योग्यता के अनुसार आप उसको पढ़ाएंगे। उसकी क्षमता कितनी, कैपेसिटी है, मान लो वो 1 पेज डेली लिख सकता है और आप उसको 10-10 पेज लिखने के लिए होमवर्क दे रहे हो, तो ये उसकी कैपेसिटी के बराबर नहीं है। तो वो कितनी कैपेसिटी रखता है सीखने की, कितनी क्षमता रखता है सीखने की, इसको ध्यान रखते हुए आपको पढ़ाना है। उसकी वृद्धि, उसका ज्ञान आदि को जान पाता है, ठीक है। शिक्षक बालक की क्या होता है, बालक की योग्यता यानी किस तरीके का बच्चा है, किस स्तर का बच्चा है, हमें किस स्तर के बच्चे को किस स्तर तक पढ़ाना है, उसकी क्षमता कितना वो पढ़ सकता है, कितनी उसके अंदर क्षमता है कि वो उसको टॉलरेट कर सकता है, वृत्ति ज्ञान आदि को जान पाता है। दूसरा पॉइंट है, शिक्षक बालक के विकास में सामंजस्य बनाने की प्रेरणा देता है। यानी सभी को साथ में, सब समूह में रहना, नैतिकता की भावना आना, इन सभी को वो क्या करता है, उसको सिखाता है, उसके लिए क्या करता है, प्रेरणा देता है, मोटिवेट करता है, उसको एक तरीके से कह सकते हैं कि तैयार करता है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, यह सिद्धांत बालक के सर्वांगीण विकास के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है, ठीक है। यानी कि बालक के पूरे विकास के लिए, चाहे उसका मानसिक विकास हो, चाहे बौद्धिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे संवेगात्मक हो, सर्वांगीण विकास का मतलब होता है सभी विकास, ठीक है। सभी विकास के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, बहुत ज़्यादा फायदा करता है। बालक को कब क्या कैसे सीखना है, सिद्धांत के द्वारा आसानी से सिखाया जा सकता है, ठीक है। बालक को कब सीखना है, क्या सीखना है और कैसे सीखना है, ये किसका कर्तव्य है, शिक्षक का कर्तव्य है। बालकों के भविष्य में होने वाली प्रगति का अनुमान लगाना काफ़ी हद तक संभव हो जाता है। जब एक टीचर अपने क्लास में आता है और उन बच्चों को पढ़ाता है, तो उसे पता होता है कि कौन सा बच्चा किस स्तर पर और कितना उसका मानसिक विकास हो रहा है, कैसे वो क्या कर सकता है, ठीक है, कैसे आगे वो बढ़ सकता है, उसके भविष्य के बारे में उसी जगह पर अनुमान लगा सकता है। जैसे आप क्लास में जाते हो तो आप समझ जाते हो कि कौन सा बच्चा पढ़ने में तेज़ है, कौन सा बच्चा कमज़ोर है, कौन सा बच्चा मीडियम में है ना, आप तुरंत पता लगा लेते हो। उसकी कॉपी राइटिंग से, उसके सीखने से आप उसके बारे में समझ जाते हो। नेक्स्ट है, बालक के व्यवहार के बारे में जानने के बाद उसकी समस्याओं का समाधान करना आसान हो जाता है।
बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत गुस्से वाले होते हैं, बहुत जिद्दी होते हैं, है ना। तो उसके क्या होता है, आप बच्चों के बिहेवियर से, उसके व्यवहार से ही उसके बारे में जान जाते हो और उनकी समस्याओं का समाधान आप आसानी से कर सकते हो कि इसको क्या समस्या है। तो इस तरीके से जो है वो कहा गया है कि बाल विकास में इसके सिद्धांतों के लिए शैक्षिक महत्व जरूरी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। यानी जो शैशवावस्था तो आपको पता है 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए बताया गया है। यानी जो हमारे जो प्री प्राइमरी वाले जो बच्चे होते हैं, ठीक है, प्री प्राइमरी की बात करें, नर्सरी केजी, है ना, ये बच्चे होते हैं, इनके लिए जो इनका जो क्या बोलते हैं शिक्षा का जो महत्व है वो कैसा होना चाहिए। तो इन्हें बच्चों को क्या सिखाना चाहिए भाई, नर्सरी केजी के बच्चे हैं, आप उनको यही तो सिखाओगे। जैसे आप क्लास में आए, आप उनको गुड मॉर्निंग बोला, बच्चों गुड मॉर्निंग बोलो, वो गुड मॉर्निंग बोलेंगे, ठीक है। बड़ों के पैर छुओ, जो भी क्लास में जब भी कोई टीचर आए तो आपको खड़े होकर गुड मॉर्निंग बोलना है, गुड आफ्टरनून बोलना है ना, इस तरीके से सिखाते हो, ठीक है। आप जब टॉयलेट से आए तो हाथ अच्छे से हाथ धो लें, ठीक है, अच्छे से हैंड वॉश करें, आप ये सिखाते हैं, ठीक है। तो शैशवावस्था में बालक को दी जाने वाली शिक्षा उसके भविष्य के विकास की नींव का कार्य करती है। यानी उसका भविष्य कैसा होता है उसकी नींव का कार्य करती है। इस समय उसे भाषा, आचार विचार, यानी लोगों से किस तरीके से बात करनी चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, छोटों से प्यार से बोलना चाहिए, उसको नैतिकता सिखाना, यही जो अभी मैंने बताया। आदत निर्माण की शिक्षा दी जानी चाहिए, ठीक है, कि आप अपने घर में जब सुबह उठें तो मम्मी को गुड मॉर्निंग बोले, अपने फैमिली में दादा दादी सभी को गुड मॉर्निंग बोले, ठीक है। सुबह उठ के ब्रश करना चाहिए, नहाना चाहिए, सभी चीज़ें अच्छी अच्छी आदतों को आप बच्चों को सिखाते हैं। स्कूल में आया बच्चा, उसने देखा कि सुबह सुबह बेल लगती है प्रेयर की, प्रेयर होती है यानी प्रार्थना होती है ना। तो कई सारी चीज़ें बच्चा क्या करता सीखता है, यही सब चीज़ें आप बच्चों को सिखाते हो। फिर जब लंच टाइम होता है आप बच्चों को सिखाते हो, अरे जल्दी से जाइए सभी लोग अपना हैंड वॉश करिए, हैंड वॉश करेंगे, फिर वो अपना टिफ़िन सभी लोग ओपन करेंगे, फिर उसको शुरू करेंगे खाना, फिर जाके हैंड वॉश करेंगे। तो इस तरीके से बच्चा धीरे धीरे क्या करता है, अपनी आदत को उसी में ढाल लेता है और वो उसके अंदर एक आदत सी बन जाती है अच्छी बातों की, ठीक है। तो शैशवावस्था में बालक को बस यही कहा गया है कि उसको भाषा का आचार विचार अच्छे से बोलना, गाली नहीं देना, ठीक है, झूठ नहीं बोलना, नैतिकता, आदत निर्माण की शिक्षा दी जानी चाहिए। ये नहीं कि हाई स्कूल इंटर की किताब ले आओ उनको शुरू कर दो पढ़ाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है बाल्यावस्था में मानसिक विकास की 2 विशेषताएं लिखिए। बाल्यावस्था कौन सी विशेष अवस्था होती है, हमें कमेंट्स बॉक्स में आप बताएंगे, ठीक है। मैं अब नहीं बताऊंगी बाल्यावस्था कौन सी अवस्था होती है, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। शैशवावस्था मैंने बता दिया, बाल्यावस्था आप बताएंगे। बाल्यावस्था में मानसिक विकास की 2 विशेषताएं होती, पहला है बाल्यावस्था में बालक की ज्ञानेंद्रियां प्रौढ़ होने लगती हैं। यानी उनके सोचने की, उनके समझने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, वो अब उसको सीखने लगते हैं। बाल्यावस्था में बालक संवेदना से प्रत्यक्ष ज्ञान की ओर बढ़ने लगता है, ठीक है। वो क्या करता है, वो संवेदना से प्रत्यक्ष ज्ञान यानी जो उसके सामने चीज़ें हैं उनके बारे में सोचने समझने और उनके बारे में लिखना शुरू कर देता है, ठीक है। तो बाल्यावस्था में बालक की ज्ञानेंद्रियां प्रौढ़ होने लगती हैं। बाल्यावस्था में बालक संवेदना से प्रत्यक्ष ज्ञान की ओर बढ़ने लगता है, ठीक है। ज्ञानेंद्रियां जैसे कि आप जानते हैं कि आपके पास ज्ञानेंद्रियां होती हैं, ठीक है। वो हर चीज़ को महसूस करने लगता है, ठीक है। उसको ठंड लगी महसूस करता है, गर्मी लगी महसूस करता है, ठीक है। और क्या होता है, वो जो भी चीज़ें देखता है उसके बारे में सोचना शुरू कर देता है, ठीक है। खट्टा मीठा सभी तीखा सभी चीज़ों को पहचानने लगता है। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 व्यक्तिक विभिन्नता का अर्थ लिखिए। तो व्यक्तिक विभिन्नता का अर्थ क्या होता है, व्यक्तिक विभिन्नता होती क्या है। तो चलिए मैंने सबसे पहले ये आपको एग्जांपल्स थोड़ा सा बताया है, उसके बाद ये आपका जो मेन आंसर है वो ये है, ये भी है आपका। इतना पूरा लिख दोगे तो भी कोई बात नहीं, बहुत कोई यहाँ पर मैंने मनगढ़ंत बातें नहीं लिखी है, अच्छी बात ही लिखी है, ठीक है। इसमें कहा गया है व्यक्तित्व विभिन्नता, ये कहा गया कि दुनिया में कोई भी 2 लोग एक जैसे नहीं होते हैं। जाहिर सी बात है, आपको पता है कि दुनिया में कोई भी लोग एक जैसे नहीं होते हैं। इसके बारे में जो व्यक्तित्व विभिन्नता के जो हमारे इसके अध्ययन के जो जनक हैं वो हमारे कौन है, फ्रांसिस गाल्टन जी हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है इसके जनक कौन है, इसके जनक हैं फ्रांसिस गाल्टन, ठीक है। कौन है, फ्रांसिस गाल्टन है, ठीक है। इन्होंने व्यक्ति विभिन्नता के बारे में बताया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिद्ध किया कि जो जुड़वा बच्चे भी होते हैं वो भी एक समान नहीं होते। आपने देखा होगा जुड़वा बच्चे एक जैसे एकदम दिखते हैं, है ना सब, लेकिन जुड़वा बच्चों में कुछ ना कुछ
आप कुछ ना कुछ उसके अंदर जो है कुछ ना कुछ उनका चाहे शारीरिक चाहे मानसिक चाहे बौद्धिक कुछ ना कुछ स्तर जो है उसका अंतर होता है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो दुनिया में कोई भी दो लोग एक जैसे नहीं होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ शारीरिक मानसिक अंतर जरूर पाए जाते हैं। इसे ही हम व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। यानी व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ ये होता है कि एक ही व्यक्ति के अंदर पाए जाने वाले शारीरिक मानसिक गुणों में अंतर होता है। क्या? व्यक्तिगत विभिन्नता। तो व्यक्ति विभिन्नता का मतलब ये होता है, हमारे जो फ्रांसिस गार्टन थे इन्होंने ये कहा था कि जो व्यक्तिगत विभिन्नता है यानी कि अगर जो दो जुड़वा बच्चे भी हैं उनमें भी कुछ ना कुछ अंतर होता है, चाहे उनके शरीर में हो सकता है, आपके जो जुड़वा बच्चे हैं हो सकता है उनकी किसी एक की हाइट ज़्यादा हो जाए, किसी एक की हाइट कम रह जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है उनके फेस में कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत डिफरेंस पाया जाएगा, अंतर पाया जाएगा। या फिर एक बच्चा पढ़ने में बहुत तेज़ होगा, उसका मानसिक विकास बहुत तेज होगा, एक बच्चे का मानसिक विकास तेज नहीं होगा, ठीक है। कुछ ना कुछ अंतर जरूर पाया जाए। यानी दुनिया का हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता है, पूरी तरीके से एक जैसा नहीं होता। दिखने में एक जैसा होगा तो उसकी मानसिक स्तर कमजोर होगा, अगर मानसिक स्तर दोनों का बराबर है तो उसका शारीरिक विकास वो कम होगा, कुछ ना कुछ कमी जरूर पाई जाएगी, कुछ ना कुछ अंतर होगा। लेकिन दुनिया में कोई भी इंसान एक जैसा नहीं होता है, इसे ही हम व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं, ठीक है। यानी एक ही व्यक्ति के अंदर पाए जाने वाले शारीरिक मानसिक गुणों को में जो अंतर होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इतने इजी तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, इतने इजी तरीके से किसी ने नहीं समझाया होगा। ये सब चीज़ें जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये मेरे खुद के नोट्स हैं और SCERT बुक से मैं पढ़ाती हूँ, ना ही मैं किसी राजन सीरीज से, ना ही मैं किसी पवन सीरीज से चीज़ों को उठाकर रखती हूँ। जो भी पढ़ाती हूँ अपने खुद के नोट्स से, आप जाइए राजन सीरीज पवन सीरीज उठाकर देख लीजिए। अगर आप मेरे आंसर मैच कर रहे हो, मेरे आंसर आपके मैच नहीं करेंगे राजन पवन सीरीज से, SCERT बुक से मैं पढ़ाती हूँ और मेरे खुद के भी जो नोट्स हैं मैं उनसे पढ़ाती हूँ, ठीक है। यानी आपको बेटर देने की कोशिश करती हूँ। आप कहीं से भी पढ़ लीजिए, आपको सेम आपको सारा आपको कंटेंट मिलेगा, लेकिन बहुत सी चीज़ें आपको मेरे में चेंज मिलेंगी क्योंकि मैं खुद अपने नोट्स बनाती हूँ फिर उसको मैं पढ़ाती हूँ, ताकि एक बिल्कुल आपको बच्चों की तरह पढ़ाती हूँ। जितना आसान मैं कर सकूँ उतना आसान करके आपको पढ़ाती हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए, आपको रटना ना पड़े किसी चीज़ को। मान लो आप पेपर में गए हो, बहुत सी चीज़ें नहीं पढ़ पाए हो, अगर क्वेश्चन मान लो व्यक्तिगत विभिन्नता का अब आपके पेपर में क्वेश्चन आ गया, अगर व्यक्ति विभिन्नता का आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा, पूरी मैं आई होप कि आप उसको ज़रूर कर लेंगे। भले ही अपनी भाषा में उसको समझाएंगे कि दुनिया में कोई व्यक्ति कोई बालक एक जैसा नहीं होता है, चाहे वो शारीरिक विकास से चाहे वो मानसिक विकास से, कुछ ना कुछ उसके अंदर अंतर पाए जाते हैं, इसे ही व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। देखिए उत्तर भी आपका एकदम डिक्टो आपने आंसर दिया और सही भी है, और आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी है ना। तो ऐसे मैं चीज़ों को एकदम आसान तरीके से पढ़ाती हूँ ताकि आप पेपर में जाए, भले ही अगर आपको रिवीजन उसका ना हुआ हो तो भी आप उसको लिख लें। इस तरीके से मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि एक भी प्रश्न आपका छूटने ना पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालक के विकास में संचार माध्यम से 2 लाभ लिखिए। मैंने बहुत सारे लाभ बताए हैं, आपको जो पसंद आए आप उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। पढ़ के सारे जाइएगा क्योंकि जब आप 4 पढ़ोगे तभी आप 2 लिख पाओगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं संचार माध्यम के क्या लाभ हैं। तो संचार माध्यम से क्या होता है, जैसे ईमेल है, ईमेल के माध्यम से आप क्या करते हो? पहला है ईमेल। ईमेल के माध्यम से आप क्या करते हो? ईमेल के माध्यम से एक संदेश को हजारों लोगों तक, हजारों व्यक्ति तक आप आसानी से पहुंचा सकते हैं। कैसे? मान लो कि आपको किसी बच्चे के अभिभावक से बात करनी है, गार्जियन से बात करनी है, तो आप उनको क्या करोगे? ईमेल भेज सकते हो, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि आपको फीस वीस सबमिट करनी होती तो आपके घर में क्या होता है, मोबाइल पे ईमेल कर देते हैं, ठीक है। ईमेल से आपके मोबाइल में मैसेज आता है कि बच्चे की फीस नहीं सबमिट है, या कुछ भी बात होती है, कुछ भी आप अभिभावक को टीचर को अभिभावक से कहना होता है तो वो ईमेल कर देते हैं ना। तो सबसे आसान तरीका ये है। नेक्स्ट पॉइंट है, बालक के विकास में बालक की जानकारी तुरंत अभिभावक तक पहुंचाई जा सकती है। किसके माध्यम से? ईमेल के माध्यम से। सेकंड पॉइंट है संचार माध्यम, जैसे आपका है टेलीविजन यानी आपकी टीवी है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, इससे सीखा ज्ञान। जैसे आप मोबाइल से पढ़ रहे हो, सबसे बढ़िया क्या है, आप या तो फिर मोबाइल से वीडियोस को देख रहे होगे, या फिर आप लैपटॉप से देख रहे होगे, या फिर आप टैबलेट से देख रहे होगे, है ना। किसी न किसी माध्यम से आप देख रहे होगे। टेलीविजन, जैसे आप क्या देखते हो टीवी पे, बहुत सी चीज़ें आप टीवी पे सीखते हो, जैसे आप न्यूज़ वगैरह देखते हो, वो भी एक सीखना ही हुआ, दुनिया के बारे में जानना, ठीक है।
तो इससे भी आप आसानी से सीख सकते हो और ये सीखना स्थायी होता है। आप मोबाइल से सीखते हो किसी चीज़ को या किसी चीज़ को आप टेलीविज़न से सीख रहे हो या कंप्यूटर से सीख रहे हो, तो वो क्या होता है, वो स्थायी रहता है, कभी भूलता नहीं है। और समय की भी बचत होती है, ठीक है। सबसे मेन पॉइंट यही है कि समय की बचत होती है। दूसरा है अधिक से अधिक जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, यानी संचार के माध्यम से आप क्या करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी को कम समय में प्राप्त कर सकते हो, इकट्ठा कर सकते हो। तो ये थे आपके पॉइंट, आपको जो बेटर लगे आप लिख सकते हैं। सारे याद कर लीजिएगा, इतना टफ नहीं है, वहाँ पे इतने सारे याद करोगे तब आपको 2 याद हो पाएंगे। नेक्स्ट है आपका चिंतन क्या है। चिंतन क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको कई बार बताया है। एक सेकेंड रुक जाइए जरा। चिंतन के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है कि चिंतन क्या होता है, तो जल्दी से बताइए चिंतन क्या होता है। चिंतन का देखिए मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये बताते हैं। मन ही मन में किया जाने वाला विवेचन यानी गौर, यानी कि वह बात अधिक चिंतन योग्य है। यानी मन ही मन में आप जो भी चीज़ें सोचते रहते हो, अभी जो भी चीज़ें आप क्या करते हो उसकी विवेचना करते हो, उसको सोचते हो, वही क्या कहलाता है, चिंतन। चिंतन आप कब करते हो, जब आप मन ही मन किसी गहरी बात को सोचते हो, ठीक है। ध्यान या स्मरण, जैसे वृद्धावस्था में ईश चिंतन की इच्छा है, किसी चीज़ में ध्यान से सोचना, ठीक है, उसकी स्मरण मतलब उसको ध्यान से याद करना, ये सभी क्या है, चिंतन है, ठीक है। चलिए चिंतन का मेन पॉइंट जो है वो ये है। गैरेट के अनुसार चिंतन एक प्रकार का अव्यक्त एवं रहस्यपूर्ण व्यवहार होता है जिसमें सामान्य रूप से प्रतीकों या विचारों का प्रयोग होता है। आगे समझ में आपको, ठीक है। चिंतन का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को गहरी तरीके से गहरा सोचना, है ना, बहुत गहराई में सोचना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अधिगम से क्या तात्पर्य है। अधिगम का मतलब क्या होता है, अधिगम का मतलब होता है सीखना। मैंने कल भी आपको बताया था और ये कल क्वेश्चन रिपीट किया था और आज भी इसी क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, ठीक है। कल भी ये 2018 के पेपर में आया था कि सीखना किसे कहते हैं, अब यहाँ पर पूछ लिया अधिगम किसे कहते हैं, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो अधिगम सीखने तथा सिखाने की सतत प्रक्रिया है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं भी जो चीज़ें मुझे नहीं आती हैं वो भी मैं सीख जाती हूँ, है ना। आप मुझसे पढ़ रहे हो तो आप भी कुछ सीख रहे हो। तो जिंदगी में कुछ ना कुछ सीखना और सिखाना ही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। अधिगम का मतलब ये होता है, ये क्या होता है, सीखने और सिखाने की एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। आप सतत भी लिख सकते हो, सतत को ही हम कहते हैं कॉन्टिन्यू, यानी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, कॉन्टिन्यू प्रोसेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, अब अधिगम की परिभाषा भी मैंने यहाँ पे दे दी है, बाई चांस कभी आए तो आप लिख सकते हो और इसमें भी ऐड कर सकते हो। क्रो एंड क्रो के अनुसार ये कहा गया है कि ज्ञान एवं अभिवृत्ति की प्राप्ति ही अधिगम है। किसी ज्ञान की या अभिवृत्ति की प्राप्ति क्या कहलाती है, अधिगम कहलाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाल विकास में अधिगम की सम्मेलन व विचार गोष्ठी विधि बताइए। तो बाल विकास में अधिगम के सम्मेलन और विचार गोष्ठी की विधि क्या है, चलिए देखते हैं। तो अधिगम की सम्मेलन तथा विचार गोष्ठी विधि एक अत्यंत महत्वपूर्ण विधि है। इसके माध्यम से छात्र का अधिगम अच्छा हो सकता है। क्या हो सकता है, छात्र का अधिगम जो है वो अच्छा हो सकता है। इस विधि में कुछ विद्वान मिलकर सम्मेलन या विचार विमर्श द्वारा समस्या का समाधान ढूंढते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहा गया है कि जब एक कुत्ते के सामने पहले घंटी बजाई जाती है, फिर उसके सामने भोजन का टुकड़ा दिया जाता है और कुत्ता लार गिराता है। यह प्रक्रिया कई बार होने के बाद प्रयोगकर्ता द्वारा घंटी बजाने के बिना भोजन दिए ही कुत्ते द्वारा लार स्राव करना किससे और कौन से सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो ये किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है, तो आपको पता है ये किसने दिया है, ये हमारे पावलाव ने दिया है। पावलाव ने किस पे प्रयोग किया था, कुत्ते पर किया था। और ये सिद्धांत क्या कहलाता है, अनुबंधन का सिद्धांत कहलाता है। क्या कहलाता है, अनुबंधन सिद्धांत कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने में पठार के 2 प्रमुख एवं उन्हें दूर करने के उपाय लिखिए। तो सीखने में पठार को दूर करने और उनके मुख्य उपाय जो हैं वो हमें लिखना है। चलिए उसके बारे में बताते हैं। तो अधिगम पठार को दूर करने के जो उपाय हैं, चलिए सीखने के, पहला है सीखने के समय का वितरण, ठीक है। सीखने का जो समय है उसका वितरण होना चाहिए। उसके दूर करने के उपाय, उत्साह के साथ अधिगम, यानी जब तक आप किसी चीज़ के लिए क्रेज नहीं होगे, जब तक आप उसमें रुचि नहीं लोगे तो आप उस चीज़ों को नहीं सीख सकते। तो सीखने के लिए आपके अंदर उत्साह होना चाहिए। पाठ्य सामग्री का संगठन,
किसी भी चीज़ को, जैसे आप डीएलएड को पढ़ रहे हो, डीएलएड के लिए फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास विषय वस्तु यानी पाठ्य सामग्री होनी चाहिए, तभी आपको पता होगा। पाठ्य सामग्री ही नहीं होगी तो आप कैसे समझ पाओ, आपके पास सिलेबस ही नहीं होगा, आप कैसे समझ पाओगे कि हमें क्या पढ़ना है, क्या पेपर में आएगा। ठीक है, तो पाठ्य सामग्री का संगठन, शिक्षण विधि में परिवर्तन, अलग अलग तरीके से पढ़ाना, ठीक है, अलग अलग तरीके से बच्चों को पढ़ाना, खेल विधि के माध्यम से, करके सीखने के माध्यम से, यानी खुद करके सीखना, ठीक है, प्रैक्टिकल कराओ, खेल खेल में बच्चों को पढ़ाओ, ठीक है, कुछ नया करके सिखाओ, है ना। तो इस तरीके जैसे क्राफ्ट वगैरह बनते हैं ऐसे सिखाओ, है ना। तो कुछ नया करके प्रेरणा तथा उद्दीपन द्वारा, यानी उनको मोटिवेट करो, उनको तैयार करो, उनके बारे में समझाओ, अच्छी आदतें देकर, है ना। आप कुछ नया करो, आपको बच्चे देख देख के वही नकल करे, आप अच्छा अच्छा करो, है ना। ठीक है, विश्राम, ठीक है, विश्राम भी बहुत ज़रूरी है। तो ये सभी अधिगम के पठार को दूर करने के उपाय हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम का पठार आप जानते हो क्या होता है? अधिगम का पठार का मतलब ये होता है कि क्या होता है, जैसे आपने क्या किया, आपने पहले पढ़ाई शुरू की, थोड़ी देर आपने विश्राम कर लिया, फिर पढ़ाई शुरू की, फिर थोड़ी देर विश्राम कर लिया, तो यही जो विश्राम जो आप कर रहे हो, जो आराम कर रहे हो, ये क्या है, अधिगम का पठार बना देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिगम स्थानांतरण को स्पष्ट कीजिए। ये फिर से क्वेश्चन रिपीट किया है कि अधिगम स्थानांतरण को स्पष्ट कीजिए। इसके बारे में कल मैंने बहुत अच्छे से बताया, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी कि अधिगम का स्थानांतरण किसे कहते हैं। तो अधिगम का स्थानांतरण क्या होता है, देखिए वही मैंने वहीं से आपका जो पीडीएफ पहले थी वहीं से यहाँ से ले लिया है, वही चीज़ है। अधिगम का स्थानांतरण क्या होता है, देखिए अधिगम के स्थानांतरण में मैंने आपको क्या बताया था कि पहले जो आपने ज्ञान सीखा है, जो पहली चीज़ों को सीखा है, उसको नए ज्ञान में जोड़ देना, है ना। जो पहले आप सीख चुके हो उसी से मिलता जुलता कुछ नया सिखाना क्या कहलाता है, अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। अगर आपको किसी चीज़ का पहले से ज्ञान होता है और उसी से मिलता जुलता हुआ आपको कुछ नया ज्ञान दिया जाए तो आपको अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, और एकदम से आपको कुछ नया ज्ञान दे दिया जाए तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आती है। इसे ही अधिगम का स्थानांतरण, यानी कि एक जगह सीखा गया ज्ञान जब दूसरी जगह सीखे गए ज्ञान में उसी का यूज हो जाए, उसी का सीखे हुआ ज्ञान वहाँ पर क्या हो जाए, वहीं पर आपका सफल हो जाए, वहीं पर आपका उसकी आवश्यकता पड़ जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं। यानी जब पूर्ण सीखे गए ज्ञान का नवीन सीखे जाने वाले ज्ञान पर प्रभाव पड़ता है तो उसे सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। एक जगह सीखा गया ज्ञान दूसरी जगह यूज हो जाए, दूसरी जगह उसका इस्तेमाल हो जाए, तो वो क्या कहलाता है, अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रतिस्पर्धता किसे कहते हैं। तो प्रतिस्पर्धा मतलब होता है कंपटीशन। ठीक है, कंपटीशन आप जानते हो ना, कंपटीशन क्या होता है, आप अपने फ्रेंड से कंपटीशन करते हो कि मैं इससे आगे निकल जाऊं, है ना। या फिर बहुत सी ऐसे कंपटीशन, आप खेल खेल में, लोग खेल खेल में कंपटीशन करते हैं कि मैं इससे आगे निकल जाऊं, है ना। अपने समान अपने जो है दोस्तों से, अपने भाई बहनों से, या फिर किसी भी तरीके से आप कंपटीशन जो करते हो उसे हम प्रतिस्पर्धता कहते हैं। ठीक है, बराबर वाले को लड़ाई, यानी बराबर वाले से आप जो अपने बराबर वाले से लड़ाई जो करते हो, समान बल या बुद्धि वाले व्यक्ति का विरोध करते हो। ठीक है, अपने से समान व्यक्ति का विरोध। तो प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है कि अपने से समान व्यक्ति का विरोध करना या बराबर वाले से लड़ाई करना। यानी आपका जो दोस्त है, आप पढ़ते हो तो क्या होता है, आप अपने दोस्त, कितना भी आपका बेस्ट फ्रेंड है, हमेशा आप यही चाहते हो कि मेरे नंबर भले ही से एक नंबर ज़्यादा हो लेकिन ज़्यादा हो, हमेशा आपके मन में ये रहता है। कितना भी वो आपका बेस्ट फ्रेंड है, आप हमेशा यही सोचते हो कि इससे मेरे नंबर ज़्यादा होने चाहिए। यही क्या होता है, प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन होता है। ठीक है, लड़ाई झगड़े की यहाँ पर बात नहीं की जा रही, यहाँ पर बात की जा रही है कि आप अपने से किसी को, अपने से दूसरे से अपने आप को आगे करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक में विस्मृति कम करने के 2 उपाय बताइए। ठीक है, तो बालक में विस्मृति कम करने के, विस्मृति का मतलब समझते हैं ना, विस्मृति का मतलब होता है कि जो चीजें आप भूल जाते हो उसको कम करने के उपाय। तो किसी वस्तु को स्मरण करने से पूर्ण ध्यान होना चाहिए, यानी किसी वस्तु को सीखने से, किसी वस्तु को इकट्ठा करने से पहले आपको उस पर क्या करना है, पूरी तरीके से ध्यान देना चाहिए। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपको पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ना चाहिए, पूरा एकदम मन सारा आपका क्या होना चाहिए, मोबाइल में ही होना चाहिए और मेरे बताने, मेरे समझाने पर होना चाहिए, तभी आप चीज़ों को सीख पाओगे और उसको भूलोगे नहीं। स्मरण के पश्चात विश्राम करना चाहिए। जब आप चीज़ों को सीख चुके हो, आपकी मेमोरी, आपने उसको स्टोर कर लिया है, तो आप क्या करें, थोड़ी देर आराम करें। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि लब्धि। ये बहुत पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप देखिएगा कि हर पेपर में आपके पूछा गया है। तो बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या होता है, बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। ठीक है, तो इस तरीके से आपके 2019 के जितने भी प्रश्न थे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी 15 प्रश्न होते हैं, सभी के सभी मैंने आपको सॉल्व करा दिए। चलिए अब शुरू करते हैं 2020 का पेपर। ठीक है, देखते हैं 2020 में किस तरीके से आपके प्रश्न आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कल मैंने आपको 3 आपको कराए थे, कौन कौन से कराए थे, 16, 17, 18, आज 19 और 20 कराएंगे। तो चलिए, पहला है ब्रिजन ने किसके अंतर्गत विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो जो हमारे ब्रिजन थे, इन्होंने संवेग के अंतर्गत विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा विकास की प्रारंभिक अवस्था बताइए। तो देखिए, भाषा विकास की सबसे पहली अवस्था जो होती है वो होती है शिशु क्रंदन। शिशु क्रंदन मतलब होता है, शिशु क्या होता है, अच्छे से, जब आपने देखा होगा जब बच्चा जैसे ही जन्म लेता है, आपने देखा होगा मोबाइल वगैरह पे भी देखा होगा या सुना होगा कि सबसे पहले बच्चा क्या करता है, सबसे पहले बच्चा रोता है, वो रोने की कोशिश करता है, लेकिन देखो कैसे उसकी आवाज निकलती, वो अच्छे से रो नहीं पाता है ना। तो शिशु क्रंदन कहते हैं। तो शिशु क्रंदन मतलब होता है रोना। ठीक है, नेक्स्ट है जीन पियाजे द्वारा विभाजित उन 2 क्रियाओं को बताइए जो बालक के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत किया गया है। देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है, और जब मैं जीन पियाजे की क्लास करा रही थी तब आपने कहा था क्या मैम ये आएगा। देखिए कितनी बार रिपीट किया गया है। मैंने आपको उनकी 4 संज्ञानात्मक विकास के बारे में अंतर्गत बताया है कि पहला क्या है, संवेदी पेशीय अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, है ना, बताया था। उसमें से आपको 2 लिखना है, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप लिख लीजिए, संवेदी पेशीय अवस्था या गामक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था, और पूर्व संप्रत्यात्मक अवस्था लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है गिलफोर्ड के किन 3 विमाओं ने मानसिक योग्यता को विभाजित किया है। तो गिलफोर्ड ने, आपको पता है, बौद्धिक स्तर की 3 विमाओं को बताया है, मानसिक विकास के बौद्धिक स्तर को बताया है, जिसे हम त्रिआयामी विकास कहते हैं या त्रिआयामी स्तर भी कहते हैं। ठीक है, चलिए इनके देखते हैं 3 स्तर। चलिए ये देखिए, मैंने आपको उत्तर बता दिया, सॉरी मैं वहीं पे सारे आंसर बता रही थी, कोई बात नहीं, आपने सीख लिया। तो क्या है, 2020 का ये पेपर है। पहला क्वेश्चन क्या था आपका कि ब्रिजन ने किसके अंतर्गत विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो ब्रिजन ने संवेग के अंतर्गत विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था, भाषा विकास की प्रारंभिक अवस्था क्या है। तो कृदंत है, शिशु कृदंत है। ठीक है, भाषा विकास की प्रारंभिक अवस्था है शिशु कृदंत। ठीक है, शिशु कृदंत है, बलबलाना हो गया, ठीक है, रोना हो गया, ये सभी क्या है, इसकी प्रारंभिक अवस्था है। और क्वेश्चन नंबर 3 था कि जीन पियाजे की कोई 2 अवस्थाएं आपसे पूछी गई थी। तो मैंने देखिए यहाँ पर लिखा है संवेदी पेशीय अवस्था, या इसे हम संवेदी गामक अवस्था कहते हैं, पूर्व संप्रत्यात्मक अवस्था। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिलफोर्ड ने अपने मानसिक इन्होंने क्या किया था, अपने 3 आयाम में मानसिक योग्यता के बारे में बताया था, उसके बारे में पूछा गया है। तो गिलफोर्ड ने 3 मानसिक योग्यता के आधार पर बुद्धि संरचना की व्याख्या की है। किसकी व्याख्या की है, बुद्धि संरचना की व्याख्या प्रस्तुत की है। गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का जो सिद्धांत है, इसे हम त्रिविमीय बौद्धिक मॉडल कहलाता है। ठीक है, इनका जो बुद्धि संरचना का जो सिद्धांत है, ये त्रिविमीय बौद्धिक मॉडल कहलाता है। इसीलिए इन्होंने 3 आयामों की संरचना की है। किसके, बौद्धिक संरचना की व्याख्या की है, किसमें, मानसिक योग्यता के आधार पर। ठीक है, चलिए देखते हैं इनकी कौन कौन सी है। पहला है विषय वस्तु, जिसे हम कंटेंट कहते हैं। दूसरा है संक्रिया यानी ऑपरेशन। तीसरा है उत्पादक यानी प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये इनकी त्रिआयामी क्या थी, इनकी त्रिआयामी मॉडल था, त्रिविमीय बौद्धिक मॉडल था, जो इस तरीके से है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाँ, युंग ने सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर व्यक्तित्व को 3 भागों में वर्गीकृत किया है, उसके नाम बताने थे। तो आपको पता है युग ने सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा, ये पूछा गया है, और उनके नाम बताइए। तो इनको 3 भागों में बांटा है। आपको पता है एक अंतर्मुखी व्यक्तित्व होता है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है, और उभयमुखी व्यक्तित्व होता है। तो अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी बहुत बार बता चुकी हूँ कि जो अपने ही से मतलब रखते हैं, जो दुनिया से ज़्यादा मतलब नहीं रखते हैं, अपने में ही मगन रहते हैं, वो क्या होते हैं, अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले होते हैं। जो बाहरी जैसे नेता लोग होते हैं,
उनको बाहरी दुनिया से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, तो वो बहिर्मुखी होते हैं, है ना। उभयमुखी, न ज़्यादा बोलना न कम बोलना, ठीक है, इस तरीके से होते हैं, मैंने आपको बताया है अच्छे से, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। तर्क के अंतर्गत होने वाली प्रक्रिया को बताइए, ये कहा गया था। तो तर्क के अंतर्गत होने वाली निम्नलिखित प्रक्रियाएं हैं, कौन कौन सी है। सूझ शक्ति का प्रयोग होता है इसमें, स्वाभाविकता का विकास होता है, दृढ़ निश्चित हो गया, और क्रमागत ज्ञान, ठीक है। ये सभी आपके क्या है, तर्क की क्रियाएं हैं। चलिए आपको एक बार क्वेश्चंस और पढ़ा देते हैं, एक दो बार, फिर उसके बाद आप पढ़ते हैं आगे। तो ये आप सभी ने पढ़ लिया है कि युग ने सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर व्यक्तित्व को किन किन भागों में बांटा है, 3 भागों में। कौन कौन से बताया मैंने बताया आपको अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। फिर मैंने तर्क के अंतर्गत होने वाली प्रक्रियाओं को बताया। अब अनुकरण किसे कहते हैं। अनुकरण का मतलब होता है किसी को देखकर नकल करना, यानी किसी के व्यवहार को देखकर नकल करना। अनुकरण का मतलब होता है नकल करना। क्या होता है, अनुकरण का मतलब होता है नकल करना। मैंने आपको हिंदी का जब पढ़ाया था तभी मैंने आपको बताया था, इसके बारे में अभी आपको अच्छे से डिटेल में बताते हैं। कुछ क्वेश्चन 2-3 पढ़ लेते हैं, फिर आपको आगे आंसर्स देते हैं। अगला है, बालक में पाए जाने वाले जन्मजात अभिप्रेरक कौन कौन से होते हैं। तो आपको पता है बालक में पाए जाने वाले सब जन्मजात, यहाँ पर जन्म के समय का अभिप्रेरक नहीं पूछा है जन्मजात अभिप्रेरक कौन होते हैं, ठीक है। एक अभिप्रेरक ये होता है जिसे हम अर्जित करते हैं, और एक होता है जन्मजात, जैसे कि भूख लगना, ये जन्मजात है, ठीक है, इसको हम अर्जित नहीं करते हैं। भूख लगना, प्यास लगना, रोना, हंसना, ठीक है, ये सभी, किसी से प्रेम करना, किसी से क्रोध करना, किसी से घृणा करना, ये सभी क्या है, आपके जन्मजात अभिप्रेरक हैं। फिर स्मृति के अंतर्गत होने वाली समस्त प्रक्रिया के नाम बताइए, इसको भी पढ़ाऊंगी। बहुलक किसे कहते हैं ये भी बताऊंगी। अर्जित प्रेरक किसे कहते हैं। चलिए इतना मैं आपको क्वेश्चन का आंसर देती हूँ। चलिए देखते हैं कि क्या कहा गया, अनुकरण, ठीक है। अनुकरण के बारे में ये आपने पढ़ लिया। अब अनुकरण के बारे में, अनुकरण में मैंने आपको बताया अनुकरण का मतलब होता है नकल करना। क्या करना होता है, नकल करना। कैसे नकल करने का मतलब ये, जैसे कि आप क्या करते हो, अपने बड़ों की नकल करके, जैसे जब बच्चा छोटा होता है तो देखता है कि मेरे पापा ब्रश कर रहे हैं, सुबह उठ के पहले ब्रश करना चाहिए, तो वो क्या करता है, वो भी ब्रश करना शुरू कर देता है। फिर देखता है नहाना चाहिए, नहाता है, नाश्ता करता है, चाय पीता है, स्कूल जाता है ना, इस तरीके से। तो सामान्यतः अनुकरण का अर्थ है किसी कार्य या वस्तु की नकल करना, ठीक है, किसी काम को या किसी वस्तु की क्या करना, नकल करना। हमारे दैनिक जीवन में अनुकरण एक साधारण सी बात है, जैसे लाइन में लगना। आप स्कूल जाते हो, एक बार आपको नहीं, फर्स्ट टाइम जब आप स्कूल, आपका फर्स्ट डे जो स्कूल का होता है, आप जाते हो तो आपको नहीं पता होता है कि हमें लाइन में लगना है, हमें प्रेयर करनी है अभी, ठीक है, नहीं पता होता है। टीचर आपको एक दिन लाइन में लगाती है, फिर दूसरे दिन आप जाते हो, फिर खड़े होते हो, फिर आपको टीचर लाइन में लगा दी। तीसरे दिन आप सीख जाते हो कि मुझे लाइन से जो है लाइन से लगना है। आपने बड़े बच्चों को देखा इस तरीके से लगे हुए, आप जाके वहां पे खड़े हो जाते हो, है ना। तो लाइन में लगना, बस स्टॉप पे बस को आते देखकर दौड़ना, है ना, दूसरों को देखकर देखो कि बस, जैसे ही बस आई बस स्टॉप पे लोग दौड़कर बस पे चढ़ने लगे, आप भी दौड़ते हुए गए, बस पे चढ़ गए, है ना। ये मैं अपनी तरीके से आपको समझाने के लिए ये पढ़ा रही हूँ, ठीक है। फिर क्या है, इस प्रकार वे सभी कार्य जो व्यक्ति चेतन या अचेतन अवस्था में दूसरों के कार्यों के अनुसार करते हैं, अनुकरण कहलाता है। अचेतन का मतलब जानते हैं क्या होता है। चेतन का मतलब आप होश आवाज में जो भी काम करते हो, अच्छे कामों को करना। अचेतन मतलब आपने किसी को देखा, उसने 1 रुपए चुरा लिया या चोरी कर ली, तो आप क्या करते हो, आप भी सोचते हो मैं भी चुरा लूं, है ना। तो ये मतलब गलत आदतों को सीखना, जैसे शराब पीना, चोरी करना, ठीक है, किसी को मारना, गाली देना, ये एक तरीके का अचेतन आपकी अवस्था हो गई, ठीक है। तो अनुकरण का मतलब क्या हो गया, अनुकरण मतलब होता है किसी काम या किसी वस्तु की नकल करना। क्या होता है, किसी कार्य या किसी वस्तु की नकल करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुकरण की परिभाषा क्या है, रायबर्न के अनुसार देखिए, रायबर्न ने क्या कहा है कि अनुकरण दूसरे व्यक्ति के बाहरी व्यवहार की नकल है। यानी दूसरा व्यक्ति कैसे क्या करा, अब उसके अंदर का आप आंतरिक तो व्यवहार समझ नहीं पाओगे कि वो किस तरीके का है, वो ज्यादा गुस्सा करता है, किस तरीके, किसी के अंदर के व्यवहार को आप नहीं समझ पाओगे। लेकिन आप ऊपर से वो जो कर रहा है, आपने जैसे कि आप मूवी देखते हो, बहुत से ऐसे लड़के होते हैं जो मूवी देखते हीरो ऐसे कपड़े पहनता है, ऐसे बाल रखता है, तो उसी तरीके से हेयर स्टाइल कर लेते हो, उसी तरीके से कपड़े पहनते हो। लड़कियां भी ऐसे ही करती हैं, है ना। तो किसी के बाहरी व्यवहार को देखकर नकल करना क्या कहलाता है, अनुकरण कहलाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्या था कि जन्मजात अभिप्रेरक, जन्मजात आपके जो संवेग हैं वो कौन कौन से हैं। तो क्रोध है, आपका भय है, प्रेम है, भूख, प्यास, बहुत सारे ऐसे हैं जो आपके जन्मजात अभिप्रेरक हैं, जिन्हें आप बाहरी वातावरण से अर्जित नहीं करते, जो जन्म से ही आपके अंदर होते हैं।
नेक्स्ट था स्मृति के अंतर्गत समस्त प्रक्रियाओं के नाम लिखिए। तो स्मृति के अंतर्गत समस्त प्रक्रियाओं के 4 नाम है। कौन कौन से हैं? अधिगम यानी सीखना, आप किसी चीज को पहले क्या करते हो? सीखते हो। जैसे मैं अपना एग्जांपल देकर पढ़ा रही हूँ, ठीक है। जैसे कि आप पहले मेरी चीजों को क्या कर रहे हो, मुझे आप सुन रहे हो, पहले आप जो मैं समझा रही हूँ उसे ध्यान पूर्वक सुन रहे हो, ठीक है। फिर अवधारणा यानी फिर आप क्या कर रहे हो? उसको धारण कर रहे हो। सीख सीख कर आप क्या कर रहे हो? धारण, जो भी मैं बता रही हूँ उसे आप क्या कर रहे हो? धारण कर रहे हो, ठीक है। प्रत्यय स्मरण, फिर क्या करते हो? आप उसको याद करते हो, ठीक है। फिर अभिज्ञान, फिर आप उसके बारे में क्या करते हो? फिर आपने उसको सीखा, फिर आपने उसकी प्रैक्टिस की, उसको क्या किया? आपने उसको सीख लिया, फिर उसकी आपने प्रैक्टिस की, ठीक है। तो अधिगम, अवधारणा, प्रत्यय स्मरण और अभिज्ञान, ये क्या है? आपकी 4 स्मृति के अंतर्गत क्रियाएं आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, बहुलक किसे कहते हैं? तो बहुलक आप जानते हो, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ बहुलक क्या है अपनी भाषा में। जैसे लिखा है 1 2 1 3 1 5 4 6 1 1 0। अब पूछा कि बहुलक किसमें, बताइए बहुलक क्या है। आपने देखा होगा मैथ्स में, आपने पढ़ा होगा, या अभी आप इसमें भी पढ़ोगे, ठीक है, बाल विकास में भी। तो मैथ में आपने पढ़ा, तो अब आपसे क्वेश्चन आएगा कि सिर्फ बहुलक बताइए। 1 नंबर का क्वेश्चन इतना ईजी होता है। देखिए बहुलक क्या है, अब आपको पता है जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई हो वही हमारी क्या कहलाती है? बहुलक कहलाती है, ठीक है। जो भी संख्या सबसे ज्यादा बार आई हो वो क्या कहलाती है? बहुलक कहलाती है। समझ में आ गया आपको? तो एक देखिए कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 टाइम्स आया है आपका एक, ठीक है। तो यही एक हमारा क्या है? बहुलक है। तो बहुलक किसे कहते हैं? अंकों कि किसी समूह में जिस अंक, यहाँ पर अंक को हटा लीजिएगा, यहाँ पर बीच में आ गया, यहाँ से शुरू करिएगा। किसी समूह में जिस अंक की सर्वाधिक बार आवृत्ति होती है, आवृत्ति मतलब दोहराया गया है, बार बार उसको लिखा गया है, आवृत्ति मतलब दोहराओ, ठीक है, वही मूल्य उस समूह का बहुलक होता है। यानी जिस संख्या को बार बार दोहराया गया वही मूल्य जो होता है, यानी वही संख्या जो होती है उस समूह का क्या कहलाती है? बहुलक कहलाती है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल में बताया, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा, लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और आप वीडियो को शेयर नहीं करें, प्लीज़ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इतनी मेहनत करते हैं, आपको एक एक चीज़ एकदम इजी वे में, एकदम अच्छी तरीके से, एकदम आसान तरीके से समझाते हैं, एकदम बच्चों की तरह, और आप फिर भी उसको शेयर नहीं कर रहे हैं, बहुत से लाइक भी नहीं आ रहे हैं। अब तो कमेंट्स भी कम हो गए। भाई आपको क्या अच्छा नहीं लग रहा है मैं पढ़ा रही हूँ? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट्स में लिखिए, मैं आपके हर एक डाउट को क्लियर करूंगी और क्लियर करती हूँ। आप देखते हो कि हर एक प्रशिक्षु का मैं कमेंट्स का आंसर देती हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जित प्रेरक किसे कहते हैं? ठीक है, यही क्वेश्चन है। चलिए अब अर्जित प्रेरक से देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है, यहाँ से शुरू करते हैं, फिर उसके आंसर देते हैं लगातार बैक टू बैक, ठीक है। अर्जित प्रेरक किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अर्जित प्रेरक जानते हैं क्या होता है? आप जो वातावरण से चीजों को अर्जित करते हो। एक होता है जन्मजात प्रेरक, जैसे आपका भूख है, प्यास है, ये रोना हंसना, ठीक है, ये सभी क्या है आपके जन्मजात प्रेरक। अर्जित एक जो आप वातावरण से आप अर्जित करते हो, यानी आप जब आप जन्म ले लिए उसके बाद जो चीजें सीख रहे हो, जो अपने अंदर अर्जित कर रहे हो, वो अर्जित प्रेरक हो गए, ठीक है। बुद्धि लब्धि मापन का सूत्र देखिए फिर से पूछ लिया गया है। बुद्धि लब्धि बराबर क्या होता है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। बाल विकास की कौन कौन सी अवस्था है? आपको पता है बाल विकास की 3 अवस्थाएं हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। शैशवावस्था कितने वर्ष होती है? 0 से 6 वर्ष। किशोरावस्था बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष, ठीक है। ठीक है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, यानी सीखने को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं? तो बहुत से कारक होते हैं, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी। अभिप्रेरणा की विधियां बताइए। चलिए, यानी मोटिवेशन में कौन कौन सी विधियां होती हैं उनके बारे में बताना है, तो ये सभी आपको कवर करना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं अर्जित प्रेरक किसे कहते हैं, ठीक है। तो अर्जित प्रेरक किसे कहते हैं, चलिए शुरू करते हैं। चलिए, इसके अंतर्गत वे सभी अभिप्रेरक आते हैं जिन्हें व्यक्ति वातावरण से अर्जित करता है, यानी जो जन्मजात नहीं होते, जिन्हें लोग वातावरण से अर्जित करते हैं, जैसे आदत।
आदत आपकी जन्मजात नहीं होती, आप आदत को बनाते हो, ठीक है। अभिवृत्ति हो गया, रुचि हो गया, किसी चीज में इंटरेस्ट लेना, ये आपकी जन्मजात नहीं होती, बल्कि आप वातावरण से इसे अर्जित करते हो। जैसे आप हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत जो भी पढ़ रहे हो, आपको क्या होता है, जो भी सब्जेक्ट अच्छा लगता है आप उसमें रुचि लेने लगते हो, तो ये अर्जित कर रहे हो आप, ठीक है। ढंग यानी किस तरीके से रहना है, क्या करना है, ये आप लोगों से सीखते हो, ठीक है। तो व्यक्तिगत अभिप्रेरक है तथा सामाजिकता, सहानुभूति आदि सामाजिक अभिप्रेरक कहलाते हैं। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बुद्धि लब्धि नापने का सूत्र। मैंने अभी आपको निकालने का सूत्र बताया था, कौन कौन सा होता है। बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। कॉपी पे 2 बार लिखिए, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, ठीक है। ये आपको एकदम रट जाना चाहिए, और ये हर क्वेश्चन में आपने देखा होगा, हर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है और ये पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो बाल विकास की 3 अवस्थाएं होती हैं, मैंने आपको बताया, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। कितनी कितनी एज बताई, जल्दी से कमेंट्स में बताइएगा कि कौन कौन सी। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। आप बताएंगे कि शैशवावस्था में कौन कौन सा वर्ष आता है, बाल्यावस्था कितनी आयु होती है और किशोरावस्था की कितनी आयु होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर नंबर 14 कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? रुचि, ठीक है। आपको अगर किसी चीज में इंटरेस्ट, रुचि मतलब होता है इंटरेस्ट, आपको अगर किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप उसको नहीं सीखोगे। बहुत से हमारे ऐसे प्रशिक्षु हैं जिनको गणित में इंटरेस्ट नहीं होता, तो वो गणित उनकी कमजोर क्यों होती है? क्योंकि आपको इंटरेस्ट नहीं होता, आप उसको सीखना नहीं चाहते हो, ठीक है। तो ये हो गया रुचि। अभिक्षमता यानी आपके अंदर कितनी क्षमता है सीखने की। विषय का ज्ञान, आपको किस विषय का ज्ञान है उस पर भी डिपेंड करता है। सीखने की इच्छा, आपके अंदर कितनी इच्छा है। वातावरण भी हो सकता है, अगर आपको अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा है तो आप जल्दी से चीज़ों को सीख जाते हो, है ना। अब जैसे मान लो कि आप ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पर कोई पढ़ा लिखा नहीं है या कुछ भी, या वहाँ पर उनके अंदर पढ़ाने का भी कोई आपको वो नहीं है, तो आप चीज़ों को क्या करते हैं, आप पढ़ाई में इतना वो नहीं होते हो, आप कुछ बिजनेस वगैरह करते हो। और अगर आप एजुकेटेड फैमिली से होते हो तो वहाँ पर आपके लिए एक ही ऑप्शन होता है कि आपको पढ़ना है और आपको कुछ बनना है ना। चलिए आगे बढ़ते। प्रेरणा यानी मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है। अगर आप मोटिवेट नहीं होगे, किसी चीज के लिए रेडी नहीं होगे, तो आप चीजों को नहीं सीख पाओगे। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले ये सभी कारक होते हैं, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन आपका इस वीडियो का और इस आपके पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, यानी जो आप पेपर 2020 जो आप सॉल्व कर रहे हो, इसका ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद मैं बताऊंगी कि आप वीडियो को कैसे, जो पुरानी वीडियो उसको कैसे देखें, ठीक है। चलिए, अभिप्रेरण की विधियां, यानी अभिप्रेरणा की विधियां कहो या अभिप्रेरक की विधियां कहो या अभिप्रेरण की विधियां कहो, बात एक ही है, ठीक है। तो कौन कौन सी विधियां होती हैं? बाल केंद्रित दृष्टिकोण, यानी कि जब भी आप बच्चों को पढ़ाएं तो ये सोचकर पढ़ाएं, क्योंकि आपको पता है अब शिक्षा कैसी हो गई है, बाल केंद्रित, यानी बच्चे आपको पसंद करें, बच्चे आप में रुचि लें, आप उसको मद्देनजर रखते हुए पढ़ाएं। नेक्स्ट है, यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर होगा नई, ठीक है। नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से संबंधित करना, यानी जब भी आप कुछ नया ज्ञान बच्चों को दो तो सबसे पहले उनको उस ज्ञान देने से पहले उसके बारे में पूछो कि उसके बारे में क्या उसको थोड़ा बहुत ज्ञान है कि नहीं है, यानी पूर्व ज्ञान से जोड़कर नई चीजों को पढ़ाना, जो पहले से उनको आता है उसी में ऐड करके नई चीजों को पढ़ाना, ठीक है। आपने देखा होगा कक्षा 3 की बुक में, कक्षा 4 की बुक, कक्षा 5 की बुक अगर आपने देखी होगी तो देखा होगा कि इसमें भी संज्ञा की परिभाषा दी होती, इसमें भी दी होती, इसमें भी दी होती, लेकिन इसमें पहले दी होती संज्ञा की परिभाषा, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल और बढ़ा दिया जाता है, थोड़ा सा और उसको डिटेल कर दिया जाता है ना। आगे बढ़ते हैं। शिक्षण में प्रभावशाली तथा सहायक साधनों का प्रयोग करना, जब भी आप बच्चों को पढ़ाएं तो एक प्रभावशाली विधियों का उपयोग करें, सहायक सामग्री का उपयोग करते हुए बच्चों को पढ़ाएं। TLM वगैरह होना चाहिए, यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल वगैरह होना चाहिए, जिसके माध्यम से आप बच्चों को पढ़ाएं, उनको दिखाकर पढ़ाएं, ठीक है। जैसे आप नाव के बारे में बता रहे हैं तो बच्चों को पहले कागज की नाव बनाना सिखाएं, फिर उसके बारे में पढ़ाएं, ठीक है। नेक्स्ट है उद्देश्य एवं लक्ष्य का निश्चित होना, जब भी किसी चीज को पढ़ाएं तो उसके लिए कोई ना कोई उद्देश्य होना, बिना उद्देश्य की चीजों को नहीं पढ़ाना चाहिए, उसके लिए उद्देश्य होना चाहिए। जैसे आप बच्चों को सिखा रहे हो झूठ नहीं बोलना, तो उससे रिलेटेड कहानी को सिखा रहे हो तो उसका उद्देश्य क्या है? झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है परिणाम एवं प्रोन्नति का ज्ञान, यानी जो भी आप पढ़ा रहे हो उसका अच्छा परिणाम और बच्चों को उन्नति हो। शिक्षक का व्यवहार मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप एकदम गुस्से वाले टीचर हो, एकदम बेकार टीचर हो, बहुत गुस्सा आपके अंदर है, तो आपसे बच्चे बहुत डरेंगे, सीख नहीं पाएंगे। बच्चों के अंदर क्या होता है, एकदम
सहानुभूति होना चाहिए आपके अंदर एकदम। आप कैसे, सबसे मेन चीज़ यही है कि आप एक ऐसे टीचर होना चाहिए जहाँ जो बच्चा आपसे हर प्रश्न का सवाल पूछ सके, उसे डर ना लगे, हर अपने उसके अंदर जो भी डाउट्स हैं उनको आपसे क्लियर कर सके, है ना। ऐसा नहीं कि उसने एक क्वेश्चन पूछा और आपने डंडा उठाया और उसको पीटना शुरू कर दिया। इस तरीके से नहीं पढ़ाना चाहिए। बच्चों को ऐसे पढ़ाओ कि वो आपसे जो भी उसके अंदर डाउट हो उनको वो क्लियर कर सकते, आपसे प्रश्न पूछ सके, ठीक है। एकदम डरा कर नहीं पढ़ाना चाहिए एकदम। बच्चे, बहुत से टीचर ऐसे होते हैं, बहुत डराऊ टाइप के होते हैं, बच्चे डर जाते हैं ना, तो इस तरीके से भी नहीं पढ़ाना चाहिए। तो शिक्षक का व्यवहार बहुत जरूरी होता है, आपको बहुत अच्छे से बच्चों के साथ रहना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैंने पूरी कोशिश की आपको बच्चों की तरह एकदम अच्छे से समझाने की कि आपको कैसे शिक्षक बनना चाहिए, आपको कैसे पढ़ना चाहिए और आपको कैसे पढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करिएगा, और अभी चैनल पर आप नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए मैं अब आपको बताती हूँ कि आप कैसे वीडियो को देखें। तो एक सेकेंड आप रुक जाइए, मैं अभी आपको बताती हूँ कि आप वीडियो को किस तरीके से देखें। तो चलिए आ जाइए, मैं आपको स्क्रीन पे ले जाती हूँ। चलिए देखिए, आपने जैसे आप YouTube पे गए, आपने क्या किया, वीडियो को ओपन किया, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा स्लो नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है, थोड़ा सा वेट करिए। थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पे दिक्कत हो रही है, वेट करिए। चलिए मान लीजिए ये वीडियो है हमारी, इस पर आपने क्लिक किया। आप क्या किया, आप यहाँ पर आए, एक सेकेंड रुक जाइए ज़रा सा। चलिए देखिए, ये जैसे वीडियो है, आप इस पर गए और आपने क्या किया, यहाँ पे मोर वाला ऑप्शन है, आपने यहाँ पर क्लिक किया तो नीचे यहाँ पर देखा के एजुकेशन लिखा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे के एजुकेशन लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए के एजुकेशन लिखा हुआ है ना। यहाँ पर आप गए और आपने क्या किया, ये जो अबाउट, यहाँ पर एक ऑप्शन है आपका वीडियोस का और एक ऑप्शन है आपका अबाउट का, ठीक है। और एक ही ऑप्शन आपका अबाउट का है। आपने वीडियोस वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, देखिए आपने वीडियोस वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, ठीक है। ओहो, ये क्या आ रहा है भाई, ठीक है। आपने वीडियोस वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर देखिए, जब वीडियोस वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक किया तो यहाँ पर एक प्लेलिस्ट का ये देखिए ऑप्शन आ रहा है। होम है, वीडियोस है, लाइव है, प्लेलिस्ट है, कम्युनिटी है, चैनल है, अबाउट, ठीक है। ये जो प्लेलिस्ट वाला है इस पर आप ओपन करेंगे, इसको ओपन करेंगे आप। उसके बाद आप क्या करेंगे, थोड़ा सा ये ओपन हो जाए, ये आपने प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन को ओपन कर लिया, ठीक है। और इतना मोबाइल हैंग कर रहा है ये। चलिए ये प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे ओपन किया और ओपन करो भाई, ओपन हो जाए। ओपन नहीं हो रहा है, पे रिकॉर्ड हो रहा है ना, इसलिए ये ओपन नहीं हो रहा है। अब आप ये तो जान गए कि कैसे जाएंगे। जब ये प्लेलिस्ट पर आप ओपन करेंगे, जब ये ओपन हो जाएगी तो बहुत सारी प्लेलिस्ट आ जाएंगी, तो उसमें आप क्लिक करिएगा और ये आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। या फिर इसके लिए मैं एक अलग से थोड़ा सा आपको बता दूंगी कल की वीडियोज़ में कि कैसे आपको ओपन करना है। आपको जाना कहाँ है वो तो मैंने आपको बता दी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो मोर वाला ऑप्शन होता है वहाँ पर क्लिक करिए। नीचे आपका वीडियोस का ऑप्शन होता है, एक अबाउट का होता है, तो वीडियोस वाले में आप क्लिक करेंगे और इस तरीके से यहाँ पे प्लेलिस्ट में आ जाएंगे। तो प्लेलिस्ट में जैसे ही आप आएंगे, इस प्लेलिस्ट को आप क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद सारी आपकी प्लेलिस्ट आ जाएंगी। इस तरीके से आपको आपकी क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है।
तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। कैसी लगी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।